नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। लेवल 6 के लिए एग्जामिनेशन हुआ 35% एलडीसी कोटा के तहत। ये डीएमडब्ल्यू पटियाला में आयोजित हुआ था और इस पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इनके इंस्ट्रक्शन को आपके स्क्रीन पर है, जो आप देख लीजिए। 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज हम 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और देखेंगे। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी में है, जो आपके स्क्रीन पे है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, SRPF स्टैंड फॉर। SRPF का मतलब क्या है? स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड, बी स्टेट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सी स्टेट रेलवे प्रूडेंस फंड एंड डी इज रेलवे स्टाफ रेलवे पेंशनर फंड। राजकीय रेलवे भविष्य निधि, राजकीय रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे प्रूडेंस फंड, कर्मचारी रेलवे पेंशनरों का कोष। सही आंसर जो है वो ए है, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 2, अर्पण स्टैंड फॉर। अर्पण का मतलब है ए एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, बी एडवांस्ड रेलवे प्रोटेक्शन एक्सेस नेटवर्क, सी एनुअल रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, डी एनुअल रेलवे प्रॉफिट एक्सेस नेटवर्क। उन्नत रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, बी उन्नत रेलवे सुरक्षा एक्सेस नेटवर्क, सी वार्षिक रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क और डी वार्षिक रेलवे लाभ पहुंच नेटवर्क। सही आंसर इसका है ए एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन ग्रीवेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रेलवे बोर्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत प्रणाली कौन सी है? ये निवारण है। डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, RLHS स्टैंड फॉर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर हम इसका ऑप्शन देखेंगे। ए रेलवे एम्प्लॉयज लिबरलाइज हेल्थ स्कीम, बी रेलवे एम्प्लॉयज लिबरलाइज हॉस्पिटल स्कीम, सी रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम, डी रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम। RLHS का मतलब है रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना, बी रेलवे कर्मचारी उदारीकृत अस्पताल योजना, सी सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना और डी सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य सेवा। इसका जो सही आंसर है वो है सी रिटायर्ड एम्प्लॉयज लिबरलाइज्ड हेल्थ स्कीम 1997। क्वेश्चन नंबर 5, which standard form is used when it is deemed to have placed an employee under suspension? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जब किसी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा हुआ मान लिया जाता है? डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, तो ये है SF2 स्टैंडर्ड फॉर्म 2। ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए इस बात का जिक्र किया गया है। SF1 जो है वो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, बी है, SF2 है ऑर्डर ऑफ ड्यू सस्पेंशन, SF4 जो है वो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन एंड SF9 जो है वो नॉट प्रिंटेड करके आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे चलते हैं। In the event of death in harness of railway servant on completion of 7-year qualifying service, the amount of death gratuity shall be dash times of emoluments. A 2 times 2 बार, B 6 times 6 बार, C 12 times 12 बार और D 16 times 16 बार। रेल कर्मचारी की 7 वर्ष की अर्हक सेवा यानी कि क्वालिफाइंग सेवा पूरी होने के उपरांत दोहन में मौत हो जाने की स्थिति में मृत्यु ग्रेजुटी की राशि की परिलब्धियां होंगी।
तो इसका जो सही आंसर है वो 12 टाइम्स होगा, क्योंकि एक साल से कम की जो सेवा है उसके लिए प्रतिलिपि का दुगना होगा, इमोल्यूमेंट का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, 1 साल से अधिक किंतु 5 साल से कम होने पर 6 टाइम मोल्यूमेंट होगा। ठीक है, और जैसे कि इसमें है कि 7 साल मतलब 5 साल से अधिक और 20 साल से कम होने पर 12 टाइम्स एमोल्यूमेंट का होगा, लेकिन 20 साल से अधिक होने पर हर 6 महीने के लिए ये किया जाएगा, गुना किया जाएगा और अधिकतम से 16 टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे चलते हैं और देखते हैं। KPI स्टैंड फॉर A की परफॉर्मेंस इंडेक्स, B की प्रोडक्ट इंडेक्स, C की प्राइस इंडेक्स एंड D इज की प्रोडक्शन इंडेक्स। KPI का मतलब है प्रमुख निष्पादन सूचकांक, B प्रमुख उत्पादक सूचकांक, C प्रमुख मूल्य सूचकांक और D है प्रमुख उत्पादन सूचकांक। जो सही आंसर है की परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डैश। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए भारत सरकार की सेवाओं में तथा सिविल पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण किस तारीख से लागू किया गया? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया है। ठीक है, तो 1 फरवरी 2019 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। पैटर्निटी लीव शैल बी अवेल्ड ऑफ विथिन, पितृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 माह के अंदर उठाया जा सकता है और 15 दिन के लिए इनको मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग पास, वर्षांत पास यानी कि पास की वैधता क्या होती है? तो ये भी है अप टू 30 मई, 30 मई तक होती है। ठीक है, कहीं कहीं 31 मई का लोकेशन मतलब ये डेट नज़र आता है, पर वो सही नहीं है। 30 मई ही ईयर एंडिंग पास की वैलिडिटी है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, the period of 1 month for which monthly salary is drawn is called a wage period. It's a direct question. B, 1 महीने की अवधि के लिए जिसकी मासिक वेतन निकाला जाता है उसे कहा जाता है मजदूरी की अवधि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, a railway servant is entitled to joining time of dash days in case transfer distance of 1400 किलोमीटर्स। एक्चुअली यदि एक रेल कर्मचारी का स्थानांतरण 1400 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो वह के ज्वाइनिंग पीरियड का हकदार है, तो वह 12 दिन के ज्वाइनिंग पीरियड का हकदार है। अगर ये 1000 किलोमीटर से कम होता है तो 10 दिन का है, 1000 से अधिक और 2000 से कम होता है तो 12 दिन होता है, और 2000 से अधिक होता है तो 15 दिन होता है। लेकिन अगर एरोप्लेन से अगर कोई ट्रेवल करता है तो उसके लिए 12 दिन होगा, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। गार्जियन कैन बी इंक्लूड इन द स्कूल पास फॉर ए बॉय अंडर 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र का लड़का या बॉय को स्कूल पास के लिए शामिल किया जा सकता है। ए बॉय अंडर 18 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र का लड़का, ये सही है। बी, ए गर्ल्स ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की लड़की, सही है। सी, ये फिजिकली हैंडीकैप बॉय अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर का एक शारीरिक रूप से विकलांग लड़का के पास में भी शामिल किया जा सकता है को, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त तीनों अबव 3 ईयर्स राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कैट वेयर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, कैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1995 को हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCM? JCM का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट कोऑपरेटिव मीटिंग्स, B ज्वाइंट कंसल्टेटिव मीटिंग्स, C ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड D इज ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है C ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ठीक है, JCM।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन 81H ऑफ आरटीआई एक्ट रिलेटेड टू द। आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)H का संबंध है अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईसी, सीआईसी की नियुक्ति से, बी सीआईसी सैलरी, सीआईसी का वेतन, सी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, तुरंत देने योग्य सूचना, और डी है एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, न देने योग्य सूचना। यही सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉफ्टवेयर रिलीज्ड बाय रेलवे बोर्ड फॉर फाइलिंग द एपीआर, एपीआर भरने हेतु रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, इट्स एस्पैरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द आरडीएसओ हेडक्वार्टर, आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन, लखनऊ। सही आंसर हमारा सी लखनऊ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, what will be the zone of consideration for selection of one post of group B under 70% कोटा? 70% ग्रुप बी 70% कोटा के एक पद के लिए चयन हेतु विचार किया, विचार का योग्य क्षेत्र कौन सा है, क्या है? तो ये एक्चुअली 5 है। अगर एक पद के लिए होगा तो जोन ऑफ कंसिडरेशन इज 5 इज द राइट आंसर। 5 को बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन आर कवर्ड अंडर रूल्स डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न निषेध के प्रावधान रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3C के तहत कवर किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन, किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं की जाती है? ग्रुप बी में नहीं की जाती है, ग्रुप बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रनिंग स्टाफ कम्स इन विच HOER कैटेगरी, रनिंग स्टाफ किस HOER श्रेणी में आते हैं? एक्चुअली रनिंग स्टाफ कंटिन्यूअस श्रेणी में आते हैं, सतत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस फाइनल विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड PF कैन बी मेड, कितने वर्ष की रियल सेवा पूरी करने पर भविष्य निधि से अंतिम निकासी की जा सकती है? 15 साल की सर्विस करने पर निकाला जा सकता है, इट्स द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्विस टेकन आफ्टर ग्रांटिंग टेम्पररी स्टेटस इज कैलकुलेटेड फॉर सेटलमेंट पेमेंट, अस्थायी दर्जा देने के बाद ली गई सेवा का कितना प्रतिशत निपटारा भुगतान के लिए गणना की जा सकती है? तो ये 50% है, राइट आंसर इज 50%। ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, द वर्कसमैन्स कंपनसेशन एक्ट इज एप्लीकेबल फ्रॉम, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम किस वर्ष से लागू है? ये 1924 से लागू है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26, एवरी रेलवे सर्वेंट shall at all time maintain absolute integrity under rule 31I of रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 31I के अनुसार प्रत्येक रेल कर्मचारी को हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठ और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये डायरेक्ट ही था जिसको मैंने ऑन द कंटिन्यूएशन पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच परसेंटेज इज रिजर्व फॉर ST/SC कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट? इट्स 15 and 7.5। भर्ती के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित है? 15% और 7.5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कर्मकार रेल के रोजगार नियमों के घंटे के अनुसार
पूरी रात्रि का अर्थ है एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन डैश डैश 10 PM टू 6 AM, रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। A canteen or a canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of workers where more than 250 workers are employed. ऑक्यूपायर द्वारा कामगारों के प्रयोग के लिए कैंटीन प्रदान की जाएगी और मेंटेन की जाएगी जिस फैक्ट्री में 250 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Question number 30. An order of a suspension made or deemed to have been made shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review. ठीक है, 90 डेज। ओके। निलंबन करने या निलंबन किया हुआ मान लेने के आदेश के 90 दिन के बाद मान्य नहीं होगा जब तक कि यह आदेश समीक्षा के बाद बढ़ाया गया हो, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 90 दिन, 90 days. Okay. Reimbursement of tuition fee given up to surviving children of eldest 2. Okay. शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति भत्ता को सबसे बड़े 2 बच्चों तक दे होगा, 2 जीवित बच्चों तक दे होगा। ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हैं। न्यू पेंशन स्कीम हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004। नई पेंशन योजना 1/1/2004 से लागू हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और APO OS सीनियर क्लर्क, LDC जूनियर क्लर्क आदि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह ग्रुप बी के जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये WLI का होने के बावजूद भी सारे एग्ज़ामों के लिए इक्वली बेनिफिटेड है, तो उनसे लाभ मिल सकता है इस क्वेश्चन को उनको देखने और सॉल्व करने पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन द केस ऑफ ए मिसिंग एम्प्लॉय कैन बी प्रोसेस्ड आफ्टर डैश मंथ और ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग ऑफ द एम्प्लॉय। लापता कर्मचारी के मामले में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया कर्मचारी के लापता होने की तारीख से डैश महीने वर्ष बाद की जा सकती है, तो 2 साल बाद की जा सकती है। द राइट आंसर इज डी। ठीक है। और अगर लापता कर्मचारी वापस आ जाता है तो जिनको नियुक्ति दी गई है उनकी नियुक्ति को ये वापस ली जाएगी और इस कर्मचारी को दे दी जाएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विच इज़ द बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड जॉब एनालिसिस मेथड इन रेलवे। रेलवे में सबसे अच्छा परिणाम उन्मुख कार्य विश्लेषण तरीका कौन सा है? तो फैक्चुअल जॉब एनालिसिस को माना जाता है, तथ्यात्मक कार्य विश्लेषण को, जो 72 आवर्स के लिए होता है। तो ये राइट आंसर इज बी। ठीक है, 34 बी। ओके। In 7th CPC, NPA is admissible to railway doctors for not indulging in private practice। निजी प्रैक्टिस में लिप्त न होने के लिए 7वें वेतन आयोग में NPA रेलवे कर्मचारियों के लिए स्वीकार होगा मूल वेतन का 20%। बेसिक मूल वेतन का 20%, यानी कि 20% होता है बेसिक। ओके। Question number 36. The employee refusing promotion expressly or otherwise is debarred for future promotion for a period of 1 year.
स्पष्ट रूप से या अन्यथा पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों को भविष्य की पदोन्नति के लिए 1 वर्ष तक की अवधि तक वंचित हो सकता है, 1 साल तक। तो राइट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। According to Railway Servant Pass Rules, selection grade officer is entitled for dash while on duty। रेल सेवक पास नियम के अनुसार चयन ग्रेड अधिकारी जब ड्यूटी पर हो तो डैश के हकदार हैं। ए ब्रॉन्ज पास के, बी ब्रॉन्ज पास विथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी, सी सिल्वर पास एंड डी इज गोल्ड पास। तो जो सही बात है इसके अंदर वो होना चाहिए कि ब्रॉन्ज पास विथ फर्स्ट एसी अथॉरिटी के साथ ही इनका होना चाहिए आंसर। ठीक है, ब्रॉन्ज पास के साथ प्रथम श्रेणी अधिकार के साथ इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है फ्री लगेज दैट इज परमिशेबल विथ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास एज पर एडल्ट डैश के जी। दूसरे दर्ज की सुविधा पास में प्रत्येक वयस्क के 7 किलोग्राम डैश किलोग्राम सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 35 kg, बी है 50 kg, सी है 70 kg एंड डी इज 90 kg। तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए वो 50 kg होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेकेंड क्लास प्रिविलेज पास की बात हो रही है, इस हिसाब से अगर ये फर्स्ट क्लास होता तो 140 kg होता, फर्स्ट श्रेणी ए यानी फर्स्ट क्लास ए पास, ओके 140 kg, और फर्स्ट क्लास पास होता तो 70 kg होता, और सेकेंड क्लास ए पास और सेकेंड क्लास पास होता है तो आपको 50 kg ले जाने का है। ठीक है, ये जो एक ऑप्शन ए जो दिख रहा है वो 35 kg फर्स्ट क्लास के चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है, और 90 kg जैसा कुछ ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। मुंबई इज ए जोनल हेड क्वार्टर ऑफ डैश रेलवे। मुंबई डैश रेलवे का जोनल हेड क्वार्टर है, तो सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे दोनों का हेड क्वार्टर है। इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है ना वो सही है। ठीक है, ए एंड बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे इज इन विच सिटी? दैट मीन्स ए जमालपुर, बी नई दिल्ली, सी बड़ोदरा एंड डी इज वाराणसी। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे डैश में है जमालपुर, नई दिल्ली, बड़ोदरा और वाराणसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बड़ोदरा इज द राइट आंसर। नायर कहाँ है? तो बड़ोदरा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। एलपी इज क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ डैश डेज पर मंथ, 2.5 डेज पर मंथ। ओके, औसत वेतन अवकाश प्रत्येक माह 2.5 रेट से देय होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ईडीईएन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इज सिचुएटेड इन इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिचुएटेड एट नासिक। ये सीधा सवाल है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है, नायर बड़ोदरा में है। ठीक है, और रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल जो है वो चेन्नई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ डीए पेबल एज ऑन 1 जुलाई 2019 इज 1/7/2019 को दे डीए है। तो जो ऑप्शन है वो है 10%, 12%, 17% और 18%। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सी 17% होने चाहिए।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन नॉर्दर्न रेलवे। तो नॉर्दर्न रेलवे में डिवीजन जो हैं वो है दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजपुर, यस, लखनऊ और अंबाला। तो दिल्ली, मुरादाबाद, फिरोजपुर, लखनऊ और अंबाला, इस हिसाब से टोटल 5 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45, एमएससीपी स्कीम वाज मेड ऑपरेशनल विद द इफेक्ट फ्रॉम। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रणयन योजना कब लागू की गई। तो 1/9/2008 से लागू की गई थी। इससे पहले जो योजना थी वो एसीपी योजना थी। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं, फ्रॉम विच ईयर स्टाफ बेनिफिट फंड एसबीएफ कम इनटू फोर्स। रेलवे में कर्मचारी हित निधि एसबीएफ किस वर्ष से लागू हुई। 1994 से, 1972 से, 1931 से, 1952 से। तो जो सही आंसर है वो सी है, 1931 से लागू हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्युनिकेटेड इज डैश परसेंटेज। पेंशन की न्यूनतम कम्युनिकेट राशि की जा सकती है। तो न्यूनतम का मेरे ख्याल से कोई जिक्र नहीं किया गया है और 40% तक की पेंशन की राशि को कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी सही होना चाहिए। अगर सी है, क्योंकि मिनिमम का मुझे पता नहीं, मैक्सिमम तो मुझे पता है कि 40% तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को ले सकते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है, आपने कहीं कुछ पढ़ा है तो उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, व्हाट लीव सैलरी विल बी पेड टू ए रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू के दौरान रेलवे सेवक को किस वेतन का भुगतान किया जाएगा। ए फुल लीव सैलरी, बी हाफ लीव सैलरी, सी नो लीव सैलरी एंड डी इज 80% लीव सैलरी। पूर्ण अवकाश वेतन, अर्ध अवकाश वेतन, या फिर सी कोई अवकाश वेतन नहीं या 80% अवकाश वेतन। तो जो सही आंसर है अर्ध अवकाश वेतन यानी कि हाफ लीव सैलरी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही होना चाहिए 48 का। 49 को देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट इन अर्लेस्ट वाइल ग्रुप डी। तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी में समान उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु की सीमा कितनी है या क्या है। तो ए है 30 वर्ष, बी है 23 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी है वो है 33 वर्ष। जो सही आंसर है वो 33 वर्ष ही है। ठीक है, समान कैटेगरी के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज मंथली कंट्रीब्यूटेड ऑफ पीएफ। पीएफ का प्रतिशत मासिक योगदान कितना है। ए 7%, बी 8.33%, सी 8.8% एंड डी इज 8.5%। द राइट आंसर इज 8.33%। यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट अमाउंट इज गिवन एज सब्सटेंशियल अलाउंस। निरन भत्ते के तौर पर कितनी राशि दी जाती है। ए 10% ऑफ द लास्ट पे, बी 25% ऑफ द लास्ट पे, सी 50% ऑफ लास्ट पे एंड डी 75% ऑफ लास्ट पे। अंतिम वेतन का 10%, 25%, 50% और अंतिम वेतन का 75%। तो सही आंसर है वो अंतिम वेतन का 50% होता है। ठीक है, जब उनको निरन भत्ते दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। ठीक है, अंडर हुज सिग्नेचर ऑफ SF3 इशूड। तो SF3 है क्या, वो सबसे पहले जानना जरूरी है। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 किसके हस्ताक्षर से जारी होता है। तो SF3 जो है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। ठीक है, तो किसके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है, तो सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय के हस्ताक्षर से, क्योंकि उनको ये बताना होता है कि वो कहीं पे रोजगार में लगे हुए नहीं हैं, ऐसा बताना पड़ता है। तो इस हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन ही है एक तरह का, और ये
जो सी ऑप्शन है, निलंबित कर्मचारी या सस्पेंडेड एम्प्लॉय, वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेम मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड इन ए ईयर। रेल कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी नामक संस्था की मीटिंग कितने अंतराल पे होती है? ए है 2 महीने में एक बार, बी है 3 महीने में एक बार, सी है 6 महीने में एक बार और डी है 1 वर्ष में एक बार। once in a 2 month, once in a 2 month, once in a 3 months, once in a 6 month and once in a year। तो जो सही आंसर है वह है once in a 6 month, 6 महीने में एक बार, यही सही आंसर होना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें शक लग रहा है, तो मैं इसको रिवाइज करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से 6 मंथ नहीं होने चाहिए। मेरे हिसाब से once in a 3 मंथ होना चाहिए। मैं ऑप्शन को डिलीट करके यहाँ पे फिर से अपने आंसर को मार्क कर रहा हूँ। 3 महीने में एक बार प्रेम की मीटिंग होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। एज पर 7 CBSE हाईएस्ट पे इन द गवर्नमेंट इज। तो सातवें वेतन के आयोग के अनुसार केंद्र सरकार में अधिकतम वेतन रुपया है, तो ये 2,50,000 रुपया जो लास्ट बेसिक पे है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है ना, वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, विच फैसिलिटी फंक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर फाइल्स इन ई ऑफिस। ई ऑफिस में कौन सी प्रक्रिया सुविधा उपलब्ध नहीं है? ए डिजिटल सिग्नेचर, बी क्लोज यानी कि बंद, सी डिलीट यानी कि हटा देना और डी सेंड यानी कि भेज देना या भेजें, जैसा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, हटा देना या डिलीट करना, ये नहीं है। जब ट्रेनिंग हो रही थी ई ऑफिस की, तो उन्होंने कहा था कि ये 100 साल से भी ज़्यादा ये एज इट इज़ जो ई ऑफिस के जो फाइल्स हैं सुरक्षित रहेंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में रहेंगे, तो ऐसा उन्होंने बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीओ लेटर। डीओ पत्र की फुल फॉर्म क्या है? ए डमी ऑर्डर, बी डेली ऑर्डर यानी कि दैनिक आदेश, सी डेमी ऑफिशियल यानी कि अर्थशासकीय, और डी डमी ऑफिशियल यानी कि डमी ऑफिशियल ही उसका हिंदी अनुवाद दिया हुआ है। तो जो सही आंसर है वो डीओ का सही है, सी डेमी ऑफिशियल। तो चलिए हमने 110 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हम आगे भी कर सकते हैं, तो चलिए आगे हम 60 तक बना लेते हैं, फिर इसके बाद इस पेपर को छोड़ देंगे और सेकेंड पार्ट इसके लिए सॉल्व करेंगे बाद में। चलिए, व्हाट इज अप टू व्हाट इज एन अनमेरिड अनएम्प्लॉयड सन एलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन। एक अविवाहित बेरोजगार पुत्र कितने वर्ष की उम्र तक परिवार पेंशन का हकदार है? तो ये 25 साल तक हकदार है, ठीक है। जो ऑप्शन सी में जो दिख रहा है आपको 25 साल, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, पीरियड ऑफ अपील अंडर डीआर रूल्स इज डैश। डीआर नियम के तहत अपील की अवधि डैश दिन होती है। ए 15 दिन होती है, बी 30 दिन होती है, सी 45 दिन और डी 35 दिन। तो सही आंसर है वो है सी 45 दिन, ठीक है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 59, फॉलोइंग रोस्टर अप्लाइज टू द एक्स कैडर पोस्ट। संवर्ग बाह्य पद हेतु निम्न रोस्टर लागू होता है। ए पोस्ट बेस्ड रोस्टर, पद आधारित, बी एल टाइप रोस्टर, सी सिंगल यानी कि एक किल, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो मुझे जो समझ में आ रहा है, इसका सही आंसर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन,
फाइनल मॉडिफिकेशन ऑफ बजट इज प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ ए अप्रैल, बी अगस्त, सी अक्टूबर एंड डी इज फरवरी। तो अभी तक जो चल रहा है उसके हिसाब से फरवरी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब तो फरवरी के महीने में ही बजट पेश होने लगे हैं। पहले लास्ट 28 फरवरी के आसपास बजट पेश किया गया था, तब फरवरी के शुरू में ही बजट पेश किया जा रहा है। तो अब फाइनल मॉडिफिकेशन कब होती है रेलवे बोर्ड ने बताया नहीं है, या फिर मैं नहीं जानता हूँ, तो अगर आपको पता है तो आप बताइए। बजट का अंतिम संशोधन फरवरी माह में तैयार किया जाता है, यही सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ न्याय कर सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में मिलते हैं हम। बाय।